हाँ जी, गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 236 पर आप सब आ जाओ। पेज नंबर 236 पर वहाँ ना आपको एक टॉपिक दिखेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जब पेज नंबर 236 पर आप सब आओगे वहाँ आपको एक हेडिंग दिखेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आप सब भी क्या करो, सामने वाली गली में ये हेडिंग बना लो। हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलो एमओए के बारे में बात करते हैं। देखो, एमओए क्या है? कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम है। जो एमओए है वो कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम है? क्योंकि इसमें कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। समझ आ रहे? पर ये तो इसका मीनिंग हो गया, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती होगी? इसको ये मान लो। तो इन्होंने क्या कहा डेफिनेशन में? कह रहे पूरे कंपनी लॉ में अगर आपको कहीं पर एक शब्द दिखता है, क्या? ठीक है, इन्होंने कोई मीनिंग नहीं बताया। वैसे हमें पता है मेमोरेंडम कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम जो है कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है। लेकिन इन्होंने जो एमओए का मतलब बताया वो मतलब नहीं बताया। इन्होंने कहा इसको ये एमओए मान लो, बस, दैट्स इट। सर इन्होंने क्या कहा? कह रहे पूरे कंपनी लॉ में अगर आपको मेमोरेंडम शब्द दिखे, पूरे कंपनी लॉ में अगर आपको मेमोरेंडम शब्द दिखे तो मेमोरेंडम का मतलब मानना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। पूरे कंपनी लॉ में अगर आपको कौन सा शब्द दिखे? मेमोरेंडम। ये शब्द देखते ही तुम्हें क्या मानना है कि ये किसके बारे में बात करी गई है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कौन से वाले मेमोरेंडम की बात करी गई है? जो ओरिजिनली जमा करवाया गया था। बताओ, ओरिजिनली आप कब जमा कराते हो? कंपनी बनाते वक्त। ओरिजिनली आप कब जमा कराते हो? कंपनी बनाते वक्त। तो कह रहे पूरे कंपनी लॉ में अगर आपको एक मेमोरेंडम शब्द दिखे तो मेमोरेंडम शब्द का मतलब मानना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो आपने ओरिजिनली बनाया था। वैसे तो कंपनी का एमओए कौन सा माना जाएगा? जो ओरिजिनल बनाया गया था। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने एमओए में कुछ चेंजेस करते हैं। तो बताओ, अगर आपने एमओए में कुछ चेंजेस करे हैं तो अब आपका एमओए पुराने वाला माना जाएगा या चेंज होने के बाद वाला? हाँ, तो फिर कह रहे हैं वैसे तो मेमोरेंडम वर्ड का मतलब आपको मानना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो ओरिजिनली बनाया गया था। और अगर उसे क्या करा गया है? ऑल्टर्ड करा गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, तो फिर एमओए कौन सा मानना? वो ऑल्टरेशन होने के बाद वाला। समझ आ रहा है आपको? चलो, जो जनता लेट आई है उन्हें बता दें, गली नंबर 236 पर आप अपने दर्शन दें जो लेट आए हैं। ठीक है, तब तक मैं लिखवा देता हूं आपको पहला पॉइंट। इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसकी डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 56 में। डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 56 में। और ये डेफिनेशन है क्या? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of a company as originally framed or as altered from time to time
in pursuance of any previous company law or of this act. In pursuance of any previous company law or of this act. चलो जो बच्चे लेट आए उन्हें बता दें, हमने ना गली नंबर 236 पर ना एक टॉपिक स्टार्ट करा जिसका नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम होता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है। मतलब कंपनी के बारे में जो तू जाने ना, वो अगर तू जानना चाहता है तो कंपनी का एमओए पढ़, समझ आ जाएगा कि कंपनी क्या है। समझ आ रहा है? यानी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने मीनिंग नहीं बताया, डेफिनेशन बताई। और डेफिनेशन में क्या कहा, मेमोरेंडम, जहां पर भी पूरे कंपनी लॉ में आपको कौन सा शब्द दिखे, मेमोरेंडम। पूरे कंपनी लॉ में जहां पर भी आपको कौन सा शब्द दिखे, मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम शब्द का मतलब क्या मानना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। यानी मेमोरेंडम शब्द जहां भी दिखे पूरे कंपनी लॉ में, आपको उसका मीनिंग क्या मानना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। लेकिन कौन सा वाला एमओए आपको मानना है, जो कंपनी बनाते वक्त आपने जमा कराया होता है। याद है सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये एमओए जमा कराया था। तो कह रहे जो आपने ओरिजिनली बनाया था ना, वैसे तो कंपनी का एमओए हम वो ही मानकर चलेंगे, पर अगर कंपनी ने उसके बाद क्या करा, उसमें कुछ चेंज करा, तो फिर बताओ एमओए कौन सा मानना चाहिए, ओरिजिनल वाला या चेंज होने के बाद वाला। देन फिर चेंज होने के बाद वाला जो एमओए है, ठीक है ना, उसे ही आप क्या मानना, कंपनी का एमओए, प्रोवाइडेड वो चेंज जो आपने करा है इन परसुएंस, परसुएंस मतलब इन अकॉर्डेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। बोलो आपको समझ आया एमओए क्या होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसका। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट सभी ने नोट कर लिया, हाँ जी पक्का। चलो सेकंड पॉइंट की इसके अंदर बात करते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एमओए। मतलब एमओए की इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सब क्या करो, एक हेडिंग बनाओ सेकंड पॉइंट की, क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ एमओए। कह रहे एमओए जो है वो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, कह रहे सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, की डॉक्यूमेंट होता है। की डॉक्यूमेंट इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की वाइटल डिटेल्स गिवन होती है। मेमोरेंडम कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके अंदर कंपनी की वाइटल डिटेल्स अवेलेबल होती है। ठीक है ना, और क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, बिलीफ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब बताते हैं। समझ आ रहा है आपको, तो इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, समझ आना स्टार्ट हो रहा है आपको। तो लिखो जरा सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंपनी का क्या है, की डॉक्यूमेंट। ये कंपनी का क्या है, की डॉक्यूमेंट, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों इसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है, एज इट कंटेन्स क्या, वाइटल डिटेल्स अबाउट द कंपनी, ऑल्सो नोन एज क्या,
ऑल्सो नोन एज क्या, चार्टर ऑफ द कंपनी, ऑल्सो नोन एज क्या, चार्टर ऑफ द कंपनी। समझ आ रहा है आपको? कह रही है कंपनी का क्या कहलाता है, चार्टर। चार्टर मतलब एक ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स और अधिकार बताती हो। समझ आ रहा है आपको? तो हम एमओए की अगर इंपॉर्टेंस पढ़े तो सबसे पहला क्या है, ये कंपनी का क्या है, की डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी का क्या है, की डॉक्यूमेंट। की डॉक्यूमेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपनी की वाइटल डिटेल्स होती है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। चार्टर ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है, एक रिटर्न स्टेटमेंट जो क्या बताए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, पर्पस, बिलीफ, ये सब है ना। दूसरा, जो कंपनी का एमओए होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एज पर सेक्शन 399। जो एमओए होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एज पर सेक्शन नंबर क्या, 399। मतलब क्या है इसका, बेटा हम उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं जिस डॉक्यूमेंट को कोई भी पर्सन देख सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, इवन दो वो कंपनी का मालिक है या नहीं है। तो आप भी किसी भी कंपनी के एमओए को देख सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। आप भी किसी भी कंपनी के एमओए को देख सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। तो यानी एमओए कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक whether he is a member or not can inspect it in the office of registrar। समझ आ रहा है आपको? तो कह रहे सेकंड पॉइंट क्या है, एमओए क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। एमओए क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। और किसी भी डॉक्यूमेंट को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कब कहते हैं, जब एनी पर्सन whether he is a member of the company or not कैन इंस्पेक्ट इट, वो इंस्पेक्ट कर सकता है फिर भी इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। और ऐसा कौन कहता है, सेक्शन नंबर 399। तो 399 क्या कहते हैं, एमओ इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट इज एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक वेदर he is a member of the company or not। can inspect it in the office of रजिस्ट्रार। दो बातें आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक की। पहला, एमओए क्या होता है, और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस। तो बताओ बेटा, वैसे तो मेमोरेंडम का मतलब होगा कि यार ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। लेकिन कंपनी लॉ ने इसकी डेफिनेशन में मेमोरेंडम किसको कहा, कह रहा है ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने कंपनी बनाते वक्त जमा करवाया था,
या फिर कंपनी बनने के बाद अगर आपने उसमें कुछ चेंज करा है तो चेंज होने के बाद वाला जो एमओए होगा उसे हम कंपनी का एमओए मानेंगे, प्रोवाइडेड वो जो चेंज करा गया वो इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब जैसा लॉ में बता रखा है उस अकॉर्डिंगली आपने क्या करा, उसको चेंज करा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, एमओए कितना इंपॉर्टेंस रखता है बेटा? ये एमओए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट यानी की डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की वाइटल डिटेल्स होती है, इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। किसी भी चीज को चार्टर कब कहा जाता है? ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट, ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें कंपनी के राइट्स, बिलीव्स और ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, उस डॉक्यूमेंट को चार्टर कहते हैं। तो बताओ कंपनी के राइट्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह कहां पर लिखे होते हैं? एमओए में लिखे होते हैं। तो देयरफॉर इसलिए एमओए को क्या कह दिया गया? चार्टर ऑफ द कंपनी। और दूसरा, एमओए क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक, एनी पर्सन फ्रॉम द कैन इंस्पेक्ट इट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्टर वेदर ही इज अ मेंबर और नॉट। और तीसरा, ये एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके बिना कोई भी कंपनी बन ही नहीं सकती। एक बात बताओ, कंपनी बनाते वक्त सबसे पहले हमने क्या जमा करवाया था? यानी नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम, यानी सभी कंपनी का एमओए होना जरूरी है। बिना एमओए के कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। यानी नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम। ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके बिना कोई कंपनी बन ही नहीं सकती। यानी एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन एमओए, हर कंपनी का खुद का एमओए होना क्या है? जरूरी। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन एमओए, यानी बिना एमओए के कंपनी बन ही नहीं सकती। समझ आ रहा है आपको? तो सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो हर कंपनी का एमओए होना जरूरी है, तो लेट सपोज मुझे एमओए बनाना नहीं आता, तो क्या कंपनी नहीं बन पाएगी? तो जवाब आया जी हाँ। यानी मेरा कंपनी बनानू जी करदा की करिए एमओए आंदा नहीं। तो फिर उस सिचुएशन में लॉ कहता है चल कोई ना, कल्ले बैके रोई ना, हमने तुम्हारे लिए बने बनाए क्या अवेलेबल करवा रखे हैं? एमओए, तुम वो यूज कर लो। खुद बना सकते हो तो अपना एमओए, और अगर खुद नहीं बना सकते तो बने बनाए एमओए क्या है? अवेलेबल। बने बनाए एमओए क्या है? अवेलेबल, आप उन्हें यूज कर लेना। सर बने बनाए एमओए कौन कौन से अवेलेबल है? बेटा 5 तरह के एमओए बने बनाए अवेलेबल है। आपको जिस कैटेगरी की कंपनी बनानी है आप वो वाला एमओए क्या कर लेना? यूज कर लेना। आपको जिस तरीके की कंपनी बनानी है आप वो वाला एमओए क्या कर लेना बच्चे? यूज कर लेना। ये देखो, अगर हम कंपनी लॉ का शेड्यूल 1 देखेंगे, अच्छा कंपनी लॉ में टोटल शेड्यूल्स कितने थे याद है आपको? 7 में से जो फर्स्ट शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल तो आपको पता है जिसमें फॉर्मेट दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट एसपीएल का, है ना। सिमिलरली शेड्यूल 1 में 5 टेबल बनाकर दे रखे हैं। आपको जिस भी तरह की कंपनी बनानी है आप वो वाला बना बनाया एमओए अवेलेबल है, यूज कर लो। जैसे अगर आपको कंपनी बनानी है कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आप टेबल ए वाला एमओए यूज कर लो। अगर आपको कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग, तो टेबल कौन सा यूज कर लो? बी। सिमिलरली अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल वाली बनानी है तो कौन सा वाला एमओए बना बनाया अवेलेबल है? ठीक है ना। और अगर आपको अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बनानी है तो टेबल डी। और अगर आपको कौन सी कंपनी बनानी है? अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग, तो टेबल ई। तो यानी बने बनाए टेबल अवेलेबल है, आप वो यूज कर लो। यानी इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कंपनी बनानू जी करदा की करिए एमओए आंदा नहीं, कोई बात नहीं आंदा, तब बने बनाए अवेलेबल ने यूज कर लो। समझ आ रहा है आपको?
देखो आप क्या कर सकते हो, ये लिखा भी हुआ है, जो मेमोरेंडम अगर आप यूज कर रहे हो ऊपर से मॉडल फॉर्म से, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, पर आपका एमओए लगभग इनके जैसा दिखना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्टिव में बताऊं क्या लिखवा देते हो, जैसे वो बोलते हैं ना सुई से लेकर जहाज तक बना सकते हैं, सब कुछ लिखवा देते हो, सब कुछ लिखवा देते हो कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, आप सब कुछ लिखवा देते हो, क्योंकि जो लिखवाओगे आप सिर्फ वो ही कर पाओगे, उसके बाहर की चीज नहीं कर पाओगे। और आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं इसे एमओए को, और इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस और डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, कि आप कौन सी टाइप की कंपनी बनाना चाहते हो और आप क्या काम करना चाहते हैं। ये तो एक सैंपल बनाकर दे दिया, इसको एज इट इज यूज कर लो या इसमें कुछ चेंज करके यूज कर लो। बोलो समझ आया आपको या नहीं आया? तो बताओ हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। फॉर्म्स ऑफ क्या? मेमोरेंडम। फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम बने बनाए अवेलेबल है, कहां अवेलेबल है बताओ? शेड्यूल 1 में। कहां गिवन है? शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। और इसमें क्या अवेलेबल है? टेबल ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई, तो आप लिख लो जरा ये ए बी सी डी, यहां से लेकर यहां तक नोट कर लो, ये नोट करने हैं आपको। देखो जिस तरह की कंपनी बनानी है उस तरह के एमओए अवेलेबल है, आपको जोन सी कंपनी बनानी है आप वो वाला एमओए उठाओ और यूज कर लो। आप एज इट इज यूज भी कर सकते हो और इसमें कुछ चेंजेस करके भी यूज कर सकते हो। लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बनाने का बताओ? ताकि कंपनी बन पाए और अपना एमओए बना पाए, ठीक है ना? चलें स्टार्ट करें, एक बार रिपीट करें, चल क्या रहे। टॉपिक का नाम क्या है? मेमोरेंडम। तो पूरे कंपनी लॉ में अगर आपको मेमोरेंडम शब्द दिखे तो आपको क्या मानना है? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, एज, आवाज में दम नहीं, एज जो ओरिजिनल बनाया गया तो या तो उसको मानो, और एज ऑल्टर्ड इन परसुएंस ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो एक बार मेमोरेंडम की डेफिनेशन बोल दो। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। समझा रहे? और फिर मेमोरेंडम की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये एक की डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, और क्योंकि इसके अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है तो इसलिए इसको चार्टर भी कहा जाता है। चार्टर हम उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारों की बात बताता हो। समझ आ रहा है आपको? पर्पस की बात बताता हो कि किस लिए बनी है, ऑब्जेक्टिव्स बताता हो जो डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं चार्टर। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंपनी की सारी इंपॉर्टेंस बताता है तो इसलिए कंपनी के पर्पस, कंपनी के अधिकारों के बारे में ये बताता है, तो इसलिए इसको कंपनी का चार्टर माना जाता है। दूसरा ये एक क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलना पड़ेगा। दूसरा ये एक क्या है? हम पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक, एनी पर्सन फ्रॉम द public whether he is a member or not can inspect it in the office of registrar। दो बातें समझ आ गई। और तीसरा, बिना एमओए के कंपनी बन ही नहीं सकती, बिना एमओए के कंपनी बन ही नहीं सकती। तो सर अगर हमें एमओए नहीं आता तो फिर हम कंपनी नहीं बना पाएंगे। तो लॉ ने कहा कोई ना, कल्ले बह के रोई ना, हम तुम्हें बने बनाए एमओए दे देते हैं, तुम अगर अपना बना पाओ तो ठीक है, नहीं बना पाओ तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आप कौन सी बना रहे हैं। देखो पहला
शेड्यूल 1 में जो टेबल ए है, ए बी सी डी ई 5 तरह के टेबल है, ए वाला कौन सा है? अगर आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा कौन सा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फिर गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, और फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो पहले नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और फिर हैविंग शेयर कैपिटल। याद हो जाएगा ये? नहीं, पहले नॉट हैविंग और फिर हैविंग। ठीक से? अच्छा, फोर्थ पॉइंट लिखना बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमओए। एमओए की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? लिखते जाना बेसिक रिक्वायरमेंट बुलेट्स में। पहला, प्रिंटेड। एमओए हमेशा क्या होना चाहिए? प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। पहली बुलेट बना ली आपने। दूसरा एमओए क्या होना चाहिए? डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। यानी सेकंड बुलेट आप बना रहे हो, पहली बुलेट थी एमओए प्रिंटेड होना चाहिए, दूसरा एमओए क्या होना चाहिए? डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। अच्छा, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, मतलब नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। आप समझ रहे हो? एमओए को लेकर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला एमओए प्रिंटेड होना चाहिए, दूसरा डिवाइडेड इनटू, तीसरा क्या होना चाहिए? सीरियल, मतलब नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब वो सीरियल नंबर डले होने चाहिए, उस पर नंबर डले होने चाहिए। और फोर्थ साइंड बाय एटलीस्ट 7 to 1, 7 in case of public, 2 in case of private and 1 in case of OPC। उनके साइन वगैरह होने चाहिए। ठीक है ना? तो यानी अगर हम फोर्थ लिखे तो साइंड बाय एटलीस्ट 7 to 1, 7 in case of public, 2 in case of private and 1 in case of OPC। लिख लो जरा, चारों पॉइंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स में लिख लो। आपके एमओए की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एमओए हमेशा प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होना चाहिए, नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली होना चाहिए, और साइंड बाय 7 to 1 डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। क्या आपको चार बातें समझ आ गई? पक्का? गुड। लिख लिया ना आपने? फिफ्थ बात लिखना जरा, कंटेंट ऑब्लिक क्लॉजेस ऑफ एमओए। एमओए में लिखा क्या क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एमओए में लिखा क्या क्या होता है अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। यानी कंटेंट ऑब्लिक क्लॉजेस ऑफ एमओए। कंटेंट ऑब्लिक क्लॉजेस ऑफ क्या? एमओए। मतलब एमओए में क्या क्या लिखा होता है वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, एमओए के ना अंदर 6 पैराग्राफ्स होते हैं। एमओए के अंदर कितने पैराग्राफ्स होते हैं? 6। मतलब 6 बातें मेन लिखी होती है। पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। पहला पैराग्राफ का नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। नेम क्लॉज। तो लिखो जरा। अच्छा, आपके हिसाब से नेम क्लॉज में क्या लिखा होता होगा? कंपनी का नाम। और याद है लास्ट क्लास सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनते ही फिर मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, कंपनी ये सब कर सकती है अपने नाम से। फिर मैंने नीचे लिखवाया था कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी मानी जाती है? जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी है। लेकिन कंपनी का नाम कौन सा माना जाता था? जो एमओए में लिखा हुआ है। याद करो लास्ट क्लास, वो दिन भी क्या दिन थे। ये देखो, आपने मेरे साथ ये बात करी थी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी मानी जाती है? जो मेंशन है इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन कंपनी का नाम कौन सा माना जाता था? एज मेंशन इन द। जो एमओए में कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम हमेशा वो ही माना जाता है। तो देयरफॉर, तो यानी सबसे पहला क्लॉज, सबसे पहला पैराग्राफ
किसके बारे में ही बात करता है एमओए के, नेम क्लॉज के बारे में। तो नेम क्लॉज का मतलब क्या होता है, ऐसा पैराग्राफ जो कंपनी का नाम बताता है, और जो नाम इस पैराग्राफ ने बताया है वो नाम ही कंपनी का माना जाएगा। यानी इट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी, इट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का नाम बताता है। अच्छा, कंपनी के नाम को लेकर ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो 2 कॉलम बना लो, टाइप्स ऑफ कंपनी और दूसरी तरफ उसका सफिक्स। फर्स्ट कैटेगरी, अगर आप पब्लिक कंपनी हैं, अगर आप कौन है, पब्लिक कंपनी, तो आपको अपने नाम के एंड पर क्या लगाना होता है बताओ, लिमिटेड। ठीक है जी, लिखते जाओ। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। और अगर आप ओपीसी हैं तो फिर नॉर्मल प्राइवेट और उसके प्राइवेट में क्या फर्क होगा, जरा सुनना। जब अगर आप ओपीसी है तो आपके नाम के एंड पर प्राइवेट आएगा, लेकिन बिलो इट्स नेम, इसके नाम के नीचे क्या लिखा होगा, ओपीसी। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के एंड पे लिमिटेड लगाना होता है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, और जो ओपीसी होती है उसको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड और बिलो इट्स नेम क्या, ओपीसी लिखना होता है। उसके अलावा जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी किसको कहते हैं, एनपीओ, उन्हें अपने नाम के एंड पर ना लिमिटेड यूज करना होता है ना प्राइवेट लिमिटेड। मतलब वो अपने नाम के एंड पर इनमें से कुछ भी यूज नहीं करती, क्योंकि उन्हें करना ही नहीं होता। वैसे तो सभी कंपनी को अपने नाम के एंड पे कुछ ना कुछ यूज करना है, पर इन्हें यूज नहीं करना। हाँ, ये अपने नाम में कुछ इस तरीके के शब्द को यूज कर सकते हैं, ये अपने नाम के अंदर कुछ इस तरीके के शब्द को यूज कर सकते हैं। तो लिखना जरा, हाउएवर, इसी में यहीं पर लिखना है, हाउएवर सेक्शन 8 कंपनी, हाउएवर सेक्शन 8 कंपनी नेम, however section 8 company name shall include the words, shall includes the word, लेकिन उसको इनमें से कोई वर्ड अपने नाम में जरूर यूज करना होता है। तो बुलेट्स बनाते जाओ। पहला शब्द क्या आ गया, फाउंडेशन। फर्स्ट बुलेट क्या बनाएंगे, फाउंडेशन। तो फिर सेकंड क्या बनाओ, इंटर, नहीं, सेकंड आपको लिखना है क्या, फॉरम। यानी इनको इस तरह का कोई शब्द तो यूज करना ही होता है। हाँ, इनको नाम के एंड पे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वर्ड नहीं यूज करने, पर इनको अपने नाम के एंड पर या नाम में कहीं पर भी, अपने नाम में कहीं पर भी क्या यूज करना होता है, या तो फाउंडेशन शब्द यूज करना होता है, या फॉरम शब्द यूज करना होता है, या एसोसिएशन शब्द यूज करना होता है, या फेडरेशन, या चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्सेट्रा। इस तरीके के शब्द यूज करने होते हैं। हाँ, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं यूज करना होता, पर इसमें से कोई ना कोई शब्द यूज करना होता है, लाइक फाउंडेशन, फॉरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, या फिर क्या, इलेक्टोरल ट्रस्ट। लिख लो ये सारे वर्ड्स।
लिख लिया आपने ये सारे वर्ड्स? कौन कौन से हैं पहले याद करने की कोशिश करो, माइंड में जा रहे हैं। पहला फाउंडेशन, सारे बच्चे पहला, दूसरा, दोबारा पहला, दूसरा, तीसरा, दोबारा पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, दोबारा पहला, सारे बच्चे पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, दोबारा फिफ्थ, सिक्स्थ कॉन्फिडरेशन, सिक्स्थ कॉन्फिडरेशन। मुझे 6 के 6 सुनाओ। पहला, दोबारा मजा नहीं आ रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अच्छा, सिक्स्थ हो गया कौन सा? काउंसिल। सेवंथ क्या हो गया? इलेक्टोरल ट्रस्ट। समझ आ रहा है आपको? इस तरीके के शब्द आपको यूज करने हैं। और अगर आप कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको हमेशा कौन सा शब्द यूज करना है? लिमिटेड। तो यानी अगली कैटेगरी आ गई कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी को कौन सा शब्द यूज करना होता है? लिमिटेड। चाहे गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो, नाम के एंड पर क्या यूज करेगी? लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी क्या? हाँ, एनपीओ। हाँ, जो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कराना होता है। हम सब पढ़ेंगे भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद, मतलब अगर इंडिया में ना, मैं आपको थोड़ी सी चलो डिटेल देता हूँ आपको, मतलब अभी थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप चैरिटी वाले काम करना चाहते हैं तो आप इन 3 में से एक ही रूप में काम कर सकते हैं। या तो इसके लिए आपको बनानी पड़ती है सोसाइटीज, या बनानी पड़ती है ट्रस्ट, और तीसरी ऑप्शन है सेक्शन 8 कंपनी। मतलब इंडिया में अगर आप चैरिटी वाले काम करना चाहते हैं तो आप इन 3 फॉर्म में ही कर सकते हैं। ये बात मतलब इंटर लेवल पर आप मेरे साथ एक ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको समझ आ जाएगी। पर अभी के लिए बता रहा हूं, तो अगर आप कंपनी के रूप में चैरिटेबल काम करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना होता है। ठीक है, चलो यहां तक का पॉइंट समझ आया। पहला क्लॉज कौन सा हो गया? आवाज में दम नहीं है। पहला क्लॉज कौन सा हो गया? सारे बच्चे बोलेंगे पहला क्लॉज कौन सा हो गया? इसमें क्या लिखा होता है? कंपनी का, कंपनी का नाम, और ये नाम ही कंपनी का माना जाता है। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताता हूं, कंपनी के नाम के एंड पर क्या यूज होना है ये डिपेंड करता है आप कंपनी कौन सी बना रहे हैं। लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड, प्राइवेट के लिए प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी के लिए प्राइवेट लिमिटेड, बिलो इट्स नेम क्या लिखना होता है? ओपीसी। और सेक्शन 8 कंपनी को ना लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन कुछ तरह के शब्द है जो ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो हमेशा क्या यूज करेगी? लिमिटेड। अच्छा, सेकंड क्लॉज में क्या लिखा होता है? एमओए का जो सेकंड क्लॉज होता है उसको कहते हैं सिचुएशन क्लॉज। अच्छा, आप सिचुएशन क्लॉज को ना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कह सकते हो। या फिर आप इसको डोमिसाइल क्लॉज भी कह सकते हो। सिचुएशन क्लॉज भी कह सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कह सकते हो, और डोमिसाइल क्लॉज भी कह सकते हो। यानी पहला पैराग्राफ तो हमें समझ आ गया था। बताओ क्या? पहला पैराग्राफ था नेम क्लॉज। एमओए के पहला पैराग्राफ का नाम क्या था? उसमें कंपनी का क्या लिखा होता है? नाम। जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, बताओ यहां क्या लिखता होगा? सोच के बताओ। एड्रेस। क्या कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है एमओए में? तो जवाब आता है नहीं, सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट लिखी जाती है।
कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा जाता, सिर्फ यहां पर क्या लिखा जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी कंपनी काली पहाड़ी के पीछे है, टेढ़ी मेढ़ी गली में, चिंचपोकली बिल्डिंग के जस्ट सामने। आपको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ क्या बताना होता है, स्टेट, कि किस राज्य में है, बस इतना आपको बताना होता है। तो यहां पर क्या लिखा होता है, अगर हम सेकंड क्लॉज की बात करें तो सेकंड क्लॉज में क्या लिखा होता है, द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। हम रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रखने वाले हैं, बस उस स्टेट का नाम आपको बताना होता है। कौन से क्लॉज में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, ठीक है ना। यानी आपको कंप्लीट एड्रेस बताना होता है या नहीं बताना होता। तो यहां पर क्या है, इट स्टेट्स या द स्टेट इन विच registered office of the company is proposed to be situated। दो क्लॉजेस के नाम आप सब मुझे बता दो, दो क्लॉजेस के नाम। पहला क्लॉज का नाम क्या है, नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है, कंपनी का। तो दूसरा क्लॉज कौन सा है, थोड़ा बोलना पड़ेगा। सेकंड क्लॉज का नाम सिचुएशन क्लॉज या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या फिर क्या, डोमिसाइल क्लॉज। क्या कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है क्या यहां पर, नो। यहां सिर्फ क्या लिखा होता है, स्टेट का नाम, द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। ठीक है जी। थर्ड क्लॉज, टोटल कितने क्लॉजेस है, 6। टोटल कितने क्लॉजेस हैं अपने, 6। 6 में से 2 समझ आ गया, नेम क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज। नेम क्लॉज और थर्ड क्लॉज की ओर जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये क्लॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी क्या करने के लिए बनी है। और जो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा, कंपनी सिर्फ वो ही काम कर सकती है, उसके अलावा कोई और काम। समझा रहा आपको, मतलब बेसिकली ये औकात बताता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, और औकात से बाहर जाकर कंपनी नहीं कुछ कर पाएगी। समझा रहा ना। तो ये देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखे होते हैं, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनी है। तो यानी कंपनी क्या क्या कर सकती है सब इसमें लिखा होता है, और जो जो लिखा है सिर्फ वो ही कर पाएगी, उसके अलावा एक भी चीज नहीं कर पाएगी। समझ आ रहा है आपको, उसके अलावा कुछ भी करना अलाउड नहीं है। तो यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब हम कंपनी क्यों बनाने जा रहे हैं, कंपनी क्या काम कर पाएगी, वो सब इसमें लिखा होता है। तो बेसिकली पावर्स लिखी होती है, व्हाट कंपनी कैन डू, कंपनी क्या कर सकती है, बस वो सब इसमें लिखा होता है। तो 3 क्लॉज अपने हो गए हैं। पहला बताओ कौन कौन सा, आवाज में दम नहीं है। पहला नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है, कंपनी का, और नेम को लेकर क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स। नेम को लेकर कुछ क्या है, रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि सफिक्स के रूप में आपको क्या यूज करना होगा। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आण दो, पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन बिलो इट्स नेम। समझा रहा आपको। अच्छा, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको अपने नाम के एंड में ना लिमिटेड लिखना है ना प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन हाँ कुछ शब्द यूज करने पड़ेंगे इनमें से कुछ भी। लाइक क्या क्या, फाउंडेशन, बस हो गया, 5 में है। चलो एक एक करके करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा,
फोर्थ, चलो फोर्थ फेडरेशन मान लेते हैं। अच्छा फिर फिफ्थ चैम्बर, ठीक है। सिक्स्थ कॉन्फेडरेशन, ठीक है ना। अच्छा सिक्स्थ काउंसिल और सेवंथ क्या आ गया? हाँ, इस तरह के शब्द आप यूज कर सकते हो। और लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको अपने नाम के एंड में क्या यूज करना है? क्या? ठीक है जी। फिर सेकंड क्लॉज था जिसका नाम क्या था? सिचुएशन क्लॉज, जिसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या फिर क्या डोमिसाइल क्लॉज के नाम से जानते हैं। और इस पैराग्राफ में आप क्या लिखते हैं बताओ? नेम ऑफ द स्टेट ओनली, कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हो? नेम ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। हम कौन सी जगह पर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे, सिर्फ उस स्टेट का नाम लिखा जाता है। दो बातें समझ आ गई। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा जाता है? आवाज में दम नहीं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा जाता है? समझा रहा? मतलब कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनी है और जो लिखा है कंपनी सिर्फ वो ही कर पाएगी। यानी कंपनी के एमओए में जो जो लिखा हुआ है सिर्फ कंपनी वो ही कर सकती है, उसके अलावा एक भी काम नहीं कर सकती। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको एक नोट लिखना है। ये नोट लिखो एक। चले। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी को आपने ना 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडी के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें आपने बोला था यार ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, और आप बोला था सजेस्टिव। सुना था आपने ये सब शब्द? सजेस्टिव का मतलब जैसा काम है, हाँ यहां भी वही है। लेट सपोज कंपनी ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, बाद में अपना जिस काम के लिए रजिस्टर्ड कराई थी उस समय तो उसका नाम उसके साथ मैच कर रहा था। बाद में क्या हुआ? कंपनी ने अपना काम चेंज कर लिया, तो हम लॉ कह रहा है फिर अपना नाम भी क्या कर लो? चेंज। और कितने महीने का टाइम दे रहे हैं? 6 महीने का। समझ आ रहा है आपको? इफ एनी कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी, मतलब पहले जिस लिए आप बने थे आपने अपना काम क्या कर लिया? चेंज कर लिया। विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, और वो चीज अब आपके नाम के साथ मैच नहीं हो रही। मतलब जो आप अपने नया काम खोला है ना, सेम कंपनी के अंडर आपने जो नया काम खोला है वो आपके नाम के साथ मैच नहीं हो रहा। देन कंपनी शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद इट्स एक्टिविटी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द प्रोविजंस। व्हाट इज प्रोविजंस? लॉ में लिखी गई बातें। एज एप्लीकेबल टू चेंज ऑफ नेम, कंपनी का नाम चेंज करवाने के लिए जो जो प्रोसीजर लगता है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? यानी अगर आपने पहले तो अपना नाम कौन सा रखा होगा, जो काम आप कर रहे होगे वही वाला रखा होगा, बाद में अपने अपने काम को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। बोलना पड़ेगा, बाद में अपने अपने नाम को क्या कर लिया? चेंज। तो फिर अब अपने नाम को भी क्या कर लो? चेंज। नाम चेंज करना अलाउड होता है। इंटर में आओगे बताऊंगा ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। आप किसी भी क्लॉजेस में चेंजेस कर सकते हो, एमओए में भी चेंजेस कर सकते हो। बड़े हो जाओगे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना? अभी कोर्स का पार्ट नहीं है। 3 क्लॉज समझ आ गए? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। टोटल कितने क्लॉजेस है? 6 में से अब 4th क्लॉज के चल रहे हैं। बताओ लायबिलिटी क्लॉज। आजो जरा, इसके बारे में तो आपको भरपूर ज्ञान भी है सर? हमें ज्ञान है? कैसी सी बातें कर रहे हो? लायबिलिटी क्लॉज, अच्छा याद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है? कैसे पता चलता था? कौन से डॉक्यूमेंट से पता चलता था? एमओए के 4th क्लॉज से पता चलता है कि कंपनी कौन सी वाली है। याद है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होती थी? अनपेड अमाउंट। और अगर गारंटी कंपनी है और गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल है देन,
याद आ रहा है आपको? तो यहां भी लायबिलिटी क्लॉज में भी वही वाली बात करने जा रहे हैं। लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है? लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी लिखी जाती है। क्यों कंपनी की लायबिलिटी क्यों नहीं लिखी जाती? वो तो हमेशा ही क्या होती है? मालिकों की लायबिलिटी क्या होगी? वो लिखी जाती है कंपनी के लायबिलिटी क्लॉज में। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, ये बताया जाता है। और साथ में और क्या बताया जाता है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय क्या है? शेयर्स, तो मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होगी? और अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय क्या है? आवाज में दम नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय, तो आपको मेंबर को कितना अमाउंट पे करना है? जितने की उसने अंडरटेकिंग ले रखी है, मतलब जितने की उसने गारंटी दे रखी। और ये पैसा आप कहां यूज करेंगे? वाइंडिंग अप के टाइम पे मांग सकते हो। तो वाइंडिंग अप के टाइम में हर मेंबर ये पैसा कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेगा। किधर डाल देगा? कंपनी के सारे पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे ना लोगों के पैसे देने के लिए, तो कंपनी के सारे पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे तो उन एसेट्स में ये वाले पैसे भी डाल दिए जाएंगे। टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। और इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए भी करा जा सकता है? कंपनी को बंद करने के लिए। कंपनी को जो भी खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, समझ आ रहा है आपको? इस पैसे का इस्तेमाल उन सब चीजों के लिए करा जाता है। तो लिखना जरा, फोर्थ क्लॉज का नाम आपने क्या लिखा? आवाज में हमने फोर्थ क्लॉज का नाम आपने क्या लिखा? जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। फोर्थ का क्या लिखा? वेरी गुड। तो लायबिलिटी क्लॉज में लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बुलेट आप मेरे साथ बनाएंगे। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। पहला ही लिखो, इट स्टेट्स ये क्या बताता है? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, इट स्टेट्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये बताता, समझ आ गया कि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे लिख लिया इतना। प्लस बताओ बेटा, फिर आप क्या कर सकते हो? दो झूले लटका सकते हो। पहला केस क्या लिखोगे? इन केस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लिखो, यानी अगर कंपनी लिमिटेड बाय क्या है? शेयर्स। पहला वाले झूले पे क्या लिखोगे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और दूसरे वाले में क्या लिखोगे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरे वाले झूले में क्या लिखोगे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसके नीचे डाउनवर्ड एरो में बनाकर क्या लिखोगे? मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिख लो। मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, है ना बच्चे? और दूसरी तरफ कौन? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वहां पर लिखो मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होगी बताओ? गारंटी अमाउंट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ गारंटी कंपनी लिखता हूं तो आप क्या मानेंगे आपके हिसाब से? विद शेयर कैपिटल या विदाउट शेयर कैपिटल? विदाउट शेयर कैपिटल ही आपको मानना है हमेशा ही। तो अगर आपकी कौन है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो नीचे लिखो डाउनवर्ड एरो बना के मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होगी? गारंटी अमाउंट। और ये गारंटी अमाउंट के नीचे, गारंटी अमाउंट के नीचे आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट नंबर ए, ये आप कहां यूज करते हो? कंट्रीब्यूट करते हो टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ बीइंग वाउंड अप। तो लिखो contributes to the assets of the company। ये गारंटी अमाउंट आप क्या करते हो? contribute to the assets of the company in the event of being wound up। ये पैसा आप किस लिए देते हो? या तो एसेट्स में डालने के लिए, लेकिन अगर कंपनी के पास भरपूर मात्रा में पहले से ही एसेट है तो इन पैसों का इस्तेमाल हम किसके लिए कर सकते हैं? प्लस contribute to the cost of winding up, cost of winding up।
यानी इस पैसे को आप वाइंडिंग अप के मतलब कंपनी बंद करने का जो खर्चा आ रहा है आप उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। कितने क्लॉजेस हो गए अपने? 4। पहले का नाम, आवाज में दम नहीं, पहले का नाम नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी का। तो दूसरा क्लॉज कौन सा था? सिचुएशन क्लॉज का दूसरा नाम। तीसरा, और इसमें क्या लिखा होता है? कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है क्या? स्टेट का नाम, नेम ऑफ द स्टेट लिखा होता है। अच्छा, थर्ड क्लॉज का नाम, आवाज में दम नहीं, थर्ड क्लॉज का नाम ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी की औकात, कंपनी की औकात लिखी होती है, कंपनी क्या कर सकती है, बस ये लिखा होता है। और अगर कंपनी अपना क्या कर लेती है? काम चेंज कर लेती है, तो कंपनी अपना क्या भी चेंज कर लेना। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अच्छा, फिर फोर्थ क्लॉज का नाम क्या है? क्या? लायबिलिटी क्लॉज में क्या पता चलता है? कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी के बारे में, कि वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड, और अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी, और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी अमाउंट कहां का यूज होगा? टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी में या फिर कॉस्ट ऑफ। ठीक से, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? चलो फिफ्थ क्लॉज की और, कैपिटल क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज अपना कौन सा है बेटा? कैपिटल क्लॉज। आड़ दो, फिफ्थ क्लॉज अपना कौन सा है? कैपिटल क्लॉज। अच्छा, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है? सीधी सी बात है, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल। पहली बुलेट बनाओ, क्या लिखे होता है इसके अंदर? अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी होती है, प्लस और क्या लिखा होता है? फर्स्ट लिख ली, फर्स्ट बुलेट बना ली। इसमें क्या लिखा होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड और क्या लिखा होता है? डिवीजन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखो। और क्या लिखा होता है? डिवीजन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट्स। डिवीजन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इनटू द शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी होती है और साथ में क्या लिखा होता है? ये देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी होती है और डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कितनी फेस वैल्यू वाले कितने शेयर्स आप इशू कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? ब्रैकेट में लिख लो, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू इनटू क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। इतनी फेस वैल्यू वाले इतने शेयर्स आप इशू कर सकते हो, वो भी लिखा होता है। जैसे 10 रुपए वाले इतने कर सकते हो, 50 रुपए वाले इतने कर सकते हो, और 100 रुपए वाले इतने कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? दो बातें समझ आ गई। और क्या लिखा होता है? द नंबर ऑफ शेयर विच द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। मतलब जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, ये लाइन सुन लेना, बहुत बढ़िया लाइन है, इंटर में इतनी बारी काम आएगी, इंटर में बहुत बारी काम आएगी, अभी के लिए सिर्फ याद कर लेंगे। और क्या लिखा होता है? सब्सक्राइबर कितने कितने शेयर्स ले रहे हैं वो भी उनके नाम के सामने लिखे जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? जैसे 7 सब्सक्राइबर है तो कौन कितने कितने शेयर ले रहे हैं, लेकिन कम से कम सबको एक एक शेयर तो लेना। ये देखो ऐसे लिखा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाले क्लॉज को दिखा रहा हूं। ये देखो इधर आपको दिख जाएगा, ये मेमोरेंडम का एक्सट्रैक्ट है। ये इनका क्या है? एक फर्स्ट सब्सक्राइबर है नगवरा रामा राव नारायण, जो कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय सब्सक्राइबर, ये कितने ले रहे हैं? 1। नातातुर श्रीनिवास राघवन, ये भी कितने शेयर ले रहे हैं? 1। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? कोई बात नहीं, कई बच्चे यहां देखना चाह रहे, आप समझ रहे हो क्या लिखा होता है? सब्सक्राइबर की डिटेल और वो कितने शेयर्स लेना चाह रहे हैं। नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते, अभी बताते हैं। जो शेयर ओरिजिनली आपने खरीदे होते हैं, ओरिजिनल जब कंपनी बनाते वक्त आपने अंडरटेकिंग ली होती है कि मैं इतने शेयर खरीदूंगा ही खरीदूंगा। हर सब्सक्राइबर को अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है। अगर कंपनी क्या है? शेयर कैपिटल वाली है। अगर कंपनी कौन सी है?
शेयर कैपिटल वाली। तो हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना जरूरी है। समझ आ रहा है? जैसे एक बंदे ने तो 4 लिए, बाकी सब ने कितने कितने लिए? एक एक लिया। समझ आ रहा है आपको? तो जितने भी शेयर आप ले रहे हैं वो सब भी आपको कौन से क्लॉज में लिखकर देने पड़ते हैं? कैपिटल क्लॉज में। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ शेयर विद द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू टेक। मैं इतने शेयर्स लूंगा इस कंपनी के, वो आपको लिखने पड़ते हैं, इंडिकेटेड ऑपोजिट देयर नेम। हर सब्सक्राइबर के नाम के सामने, हर सब्सक्राइबर के नाम के सामने क्या लिखा जाता है कि वो कितने कितने शेयर्स लेंगे। विच शैल नॉट बी लेस देन, हर सब्सक्राइबर को कम से कम कितने शेयर लेने पड़ेंगे? एक शेयर तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, ये क्लॉज कौन सी कंपनी पे नहीं लगते होगा? कैपिटल क्लॉज, जहां शेयर कैपिटल नहीं होती, यानी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाले केसेस में ये वाला पैराग्राफ बनता होगा एमओए में या एनए लिखा होता होगा? एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो लिख लो जरा नीचे, नोट लिखो, नोट लिखो नीचे इसी के अंदर ही। अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज। क्या आपको समझ आ रहा है कैपिटल क्लॉज में क्या क्या लिखा होता है? बोल दो, क्या क्या लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में? ऑथराइज शेयर कैपिटल और कितने शेयर्स कितने वाले, प्लस कौन सा सब्सक्राइबर कितने शेयर्स ले रहा है। लेकिन कम से कम एक शेयर तो सबको लेना ही पड़ेगा। ठीक है? A company not having share capital need not have this clause। अच्छा जी, चलें फिर आगे बात करें। नोट कर लिया आपने? अच्छा जी, चलो अगला क्लॉज है लास्ट क्लॉज। टोटल कितने क्लॉज होते थे? 6। 5 अपने हो गए हैं नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, बोलना पड़ेगा, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और अब आ रहा है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज, इसे आप क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। चलो बात करते हैं किसकी? सब्सक्रिप्शन क्लॉज की। देखो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बेसिकली सिग्नेटरी क्लॉज होते हैं, इसमें सबके साइन होते हैं और जो सब्सक्राइबर है उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी जाती है और विटनेस की डिटेल वगैरह लिखी जाती है। तो यहां पर क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटिंग ऑपोजिट इज नेम एंड इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी की क्या है? शेयर कैपिटल है। कंपनी में क्या है? शेयर कैपिटल है। तो फिर बताओ बेटा, कंपनी के कौन से मेंबर कितने शेयर्स लिखे हैं, उनकी कुछ डिटेल्स वगैरह होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप उस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा। थोड़ा लाइट प्रिंटिंग है आईसीआई के पार्ट पर। ये देखो, ये देखो क्या लिखा होता है? सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। यानी सब्सक्राइबर की मतलब कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं। सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड क्या? ऑक्यूपेशन ऑफ द सब्सक्राइबर, ये सब लिखा जाता है। ठीक है ना? कौन कितने शेयर लिखे जा रहे हैं और ये सब किसके सामने लिखे जा रहे हैं? विटनेस की भी डिटेल्स होती है। सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द विटनेस। जैसे विपुल देवेंद्र किंखब वाला जो भी है, समझ आ रहा है आपको? उनकी डिटेल्स वगैरह भी भरी जाती है, तो उनके सामने लिखा जाता है। तो ये बेसिकली सिग्नेटरी क्लॉज है। यहाँ पर सारे मेंबर साइन करते हैं और सब्सक्राइबर की डिटेल्स लिखी जाती है। यानी इट कंटेन्स क्या? यहाँ पर क्या होती है? डिटेल्स ऑफ द या साइन ऑफ द सब्सक्राइबर लिख लो आप। इसमें क्या करे जाते हैं? साइन ऑफ द सब्सक्राइबर्स। चलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? चलो एक मैं आपको बात बताता हूं।
ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये निमोनिक है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये क्या है, निमोनिक। एन से क्या आ गया, नेम क्लॉज। अच्छा, ओ से, सी से, एल से, ए से, और एस से सिचुएशन क्लॉज, और लास्ट एस का कोई मतलब नहीं, तो लिख लो जरा इसका निमोनिक, नो क्लास। कई बच्चे खुश हो गए, नो क्लास। ये नो क्लास इसका एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक निमोनिक है जिसके थ्रू आपको याद हो जाएगा। आप लिख लो, एन से क्या आ गया था, नेम क्लॉज। ओ से ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज। समझ आ गया बेटा आपको? लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लॉज भी होता है अगर आप 1% कंपनी है, उसमें उस क्लॉज का नाम होता है नॉमिनेशन क्लॉज। मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले आपने ये निमोनिक लिख लिया, नो क्लास, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ एक बात करता हूं, आपको समझ आ जाएगी बात। देखो, लेट सपोज एक ओपीसी बनाई गई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और बिलो इट्स नेम क्या, ओपीसी। ये बनाई है किसने, जेठालाल, चंपकलाल, जयंतीलाल गड़ा ने। समझा रहा आपको? और मान लेते हैं कल को अगर जेठालाल निपट गया मतलब बेसिकली, तो भाई इस कंपनी का मेंबर कौन सा माना जाएगा? अभी तक तो एक ही मेंबर होता है इसमें, और वो मेंबर अगर चला गया तो कल को इस कंपनी का आपकी जगह मेंबर कौन बनेगा, वो नाम भी आपको एमओए में बताना होता है। तो बताओ, जेठालाल ने लिख दिया, कौन, बबीता जी। समझ आ रहा आपको? तो बताओ, ये हो गए ओरिजिनल सब्सक्राइबर, और अगर इनकी क्या हो जाती है, डेथ, या ये इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहते, डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो कल को इनकी जगह किसको मेंबर माना जाएगा, बबीता जी को। तो ये हो गए नॉमिनी, और इनको बबीता जी का नाम अपने एमओए में लिखवाना पड़ेगा। तो यानी लास्ट क्लॉज है जिसका नाम क्या है, नॉमिनेशन क्लॉज। लिखना चाहता, लास्ट क्लॉज जिसका नाम क्या है, नॉमिनेशन क्लॉज। अच्छा, नॉमिनेशन क्लॉज किस में लगता है, सिर्फ नॉमिनेशन क्लॉज लिखना। इन केस ऑफ ओपीसी, द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द क्या, सब्सक्राइबर मतलब ओरिजिनल मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, शैल बिकम, तो उस पर्सन को क्या मान लिया जाएगा, मेंबर ऑफ द कंपनी। तो यानी एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है, कौन सा, नॉमिनेशन क्लॉज, जिसमें लिखा जाता है नेम ऑफ द नॉमिनी। कल को जो ओरिजिनल मेंबर है, अगर वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या वो किसी कारण से डिस्क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट में आ जाता है, तो फिर इस कंपनी का मेंबर हम किसे मानेंगे, उसका नाम आपको पहले से ही बताकर आना होता है। जैसे जेठालाल बताया गया कि कल को अगर मैं निपट जाऊं तो इस कंपनी का मेंबर किसको मानना, बबीता जी को। समझ आ रहा है आपको? नॉमिनेशन क्लॉज, इन केस ऑफ ओपीसी द नेम हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ आया आपको? तो बताओ, सब्सक्राइबर कौन है, जेठालाल, और बताओ नॉमिनी कौन है। यानी नॉमिनेशन क्लॉज में हमें क्या बताना होता है, नेम ऑफ द नॉमिनी, हु इन द इवेंट ऑफ डेथ बिकम्स क्या, मेंबर ऑफ द कंपनी। उसे कंपनी का 1% कंपनी में क्या मान लिया जाएगा, मेंबर मान लिया जाएगा। बोलो, यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो रहा है आपको? कोई दिक्कत, कोई दर्द?
हाँ जी वो मैं करता हूँ। चले, कितने क्लॉजेस हो गए अपने? 6 + 1। देखो नॉर्मल कंपनी में 6 और ओपीसी में 6 + 1। 6 + 1 मतलब 1 एक्स्ट्रा। 1 एक्स्ट्रा कौन सा? नॉमिनेशन क्लॉज। और 6 क्लॉजेस को याद करने का तो तरीका आपको पता ही है, क्या? नो क्लास। नो क्लास में एन से 8 दो, एन से, ओ से, सी से, एल से, ए से, एस से। याद आ गया? और बताओ अगर आप कौन है, अगर आप कौन है तो फिर बताओ क्या होगा? नॉमिनेशन क्लॉज भी होगा। यानी आपके एमओए में क्या होंगे? 6 या 6 + 1? समझा रहा आपको? एक एक्स्ट्रा क्लॉज भी देखने को मिलेगा। यहां तक का पॉइंट समझ आया? कितने पॉइंट्स हमारे हो गए थे टोटल? 5 या 4? देखो मेन 5 हो गए थे ना अपने। तो 6 पॉइंट लिखना। 6 पॉइंट आपको ये लिखना है। सिक्स पॉइंट आपको ये लिखना। पहले आप लिख लो फिर मैं आपको समझा दूंगा। कह रहे हैं ये जो ऊपर क्लॉजेस हमने पढ़े हैं ना, ये सब तो हर एमओए में होने ही चाहिए, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्लॉजेस बना सकती है एमओए के अंदर, लेकिन ये नो क्लास तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो नो क्लास वाले क्लॉजेस है ना, यानी ये जो 6 क्लॉजेस है, इन्हें कंपल्सरी क्लॉजेस कहा जाता है। यानी हर कंपनी के एमओए में, हर कंपनी के ये 6 क्लॉजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्हें कंपल्सरी क्लॉजेस कहा जाता है, ये कंडीशंस कहा जाता है। भाई इनके बिना एमओए कंप्लीट नहीं है। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो इनके अलावा भी कुछ लिख सकती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने डाल दिया कि आप पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देना चाहते हो, तो वो आप एमओए में लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 6 में से किसी चीज को हटाकर आप लिखना चाहते हो। 6 तो लिखने ही लिखने हैं, 6 क्लॉजेस तो आपको, हाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो मना नहीं है। लाइक आपने एक्स्ट्रा में क्या लिख दिया कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स को हम एक एक्स्ट्रा ये वाला अधिकार दे रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा अधिकार दे रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा, मतलब किसी को अगर आप एक्स्ट्रा अधिकार देना चाहते हो तो वो देना अलाउड है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना? अच्छा, और जरा सुनना, कितने पॉइंट हो गए अपने? 6। 7 पॉइंट लिखना। चलो 7 पॉइंट लिखने से पहले मैं आपसे एक बात करूंगा। कंपनी पर्सन होती है या नहीं होती है? कौन सा? क्या आप कह रहे हो? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी 1 कंपनी 2 के अंदर शेयर होल्डर बनना चाह रही है, मेंबर बनना चाह रही है, क्या बन सकती है या नहीं? जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती? खरीद सकती है, ठीक है ना? तो यानी कंपनी 1 को कंपनी 2 में मेंबर बनना अलाउड है। तो बताओ, लेट सपोज एक कंपनी दूसरी कंपनी को बना रही है, समझ आ रहा है? तो ये कंपनी क्या बनना चाह रही है? उस कंपनी की सब्सक्राइबर। समझ आ रहा है? सब्सक्राइबर टू एमओए करना चाह रही है, मतलब ये प्रमोटर ग्रुप के पर्सन है। समझ आ रहा है आपको? तो क्या कंपनी 1 क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या कंपनी 2 का सब्सक्राइबर बन सकती है? तो जवाब क्या आ रहा है? जी हां। तो फिर इस केस में कंपनी 1 के बिहाफ पर एमओए पर साइन कौन करेगा? यही बात लिखी हुई है। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स क्या? एजेंट। इसके एजेंट कौन होंगे? इसके डायरेक्टर। सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, यानी कंपनी को भी सब्सक्राइबर बनना क्या है? अलाउड। समझ आ रहा है? यानी कंपनी को दूसरी कंपनी का मेंबर बनना अलाउड है, और वो स्टार्टिंग से अगर उसका मेंबर बनना चाहती है तो उस केस में बताओ बेटा, जो ग्रुप ऑफ पर्संस, जब प्रमोटर के नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखे जाते हैं, आखिरी क्लॉज में, एसोसिएशन क्लॉज में, तो बताओ बेटा वो अब सारे काम उसके कौन करेगा? उसका एजेंट। एजेंट कौन होता है? बेसिकली उसका डायरेक्टर।
तो लिखो जरा पॉइंट नंबर कौन सा बनाओगे आप? मतलब कंपनी को भी सब्सक्राइबर बनना अलाउड है, लेकिन कंपनी के बिहाफ पर साइन वगैरह कौन करेगा? उसका एजेंट। तो लिख लो जरा पॉइंट नंबर 7। कर लिए नोट? अच्छा, आप में से कौन कौन 18 से कम का है? 18 ईयर से कम का? आपको बताइए, आप सब माइनर है। आप सब कौन है? माइनर। तो क्या सर हम किसी कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, मतलब एमओए पर साइन कर सकते हैं? तो जवाब आया आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं हो। समझ आ रहा है? A minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to contract। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होता, तो देयरफॉर इसको एमओए पर साइन करने भी अलाउड है। तो सर हम अपने पेरेंट्स से करवा लें साइन? जहां हम नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स से साइन करवा लेते हैं। तो लॉ कहता है आप करवा लो पेरेंट्स से साइन, पर सब्सक्राइबर फिर भी किसको नहीं माना जाएगा? आपको नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा? आपके पेरेंट्स को। The guardian of a minor who subscribed to the memorandum on his behalf will deem to have subscribed in his personal capacity। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? तो लिख लो जरा पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा ये अपना? 8 लिखो। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा समझ गए? ए बेड़ू बच्चा है तो वही। छोटे बच्चे को एमओए पर साइन करने की अनुमति नहीं है। अगर छोटा बच्चा जिद में जाता है अंकल नहीं नहीं मैं भी तलूंगा साइन, तो हम उसको 10 रुपये कहेंगे जा बेटा 10 रुपये के खा ले क्या तुरतुरे। ठीक है ना? बच्चों का खेल नहीं है ये। मैं आपसे एक बात बताऊं? चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लास्ट बात लिखवानी है एमओए के बारे में। क्या एमओए में कुछ ऐसी बात लिखी होनी चाहिए जो लॉ के खिलाफ हो? आप क्या कहते हो, ये चीज अलाउड होगी या नहीं? और अगर कोई चीज ऐसे आपने फिर भी लिख दी, फिर क्या होगा? तो लॉ कहता है उस बात की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं। समझा रहे? सिमिलरली जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो एमओए होता है, बाकी सब इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो क्या जो सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें एमओए के खिलाफ कुछ लिखने की पावर होगी या नहीं होगी? और अगर कुछ लिखा है तो उसको क्या मानेंगे? 0। समझ आ रहा है आपको? दोबारा से सुनना, मैं आपसे बात पूछ रहा हूं। लॉ में लिखी गई बातें जो होती हैं और जो एमओए में लिखी गई बातें, क्या आपस में इनका कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यानी आपको एमओए बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बात लॉ के अगेंस्ट वाली नहीं होनी चाहिए इस एमओए में। और सिमिलरली जो कंपनी के अदर डॉक्यूमेंट्स है वो बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? ना तो लॉ के अगेंस्ट में कोई बात होनी चाहिए, ना एमओए के अगेंस्ट में कोई बात होनी चाहिए उन अदर डॉक्यूमेंट्स में। बोलो पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं? पक्का वाला पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? 9। क्या लिखा हुआ है? The memorandum of association of a company cannot contain anything contrary to the provisions of the Companies Act. If it does, फिर भी आप ऐसा कर लेते हैं, the same shall be devoid of any legal effect। मतलब लॉ की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Similarly, all other document of the company must comply with the provisions of क्या? Memorandum। कुछ समझ आया हो तो बता देना बेटा। जमाक में अपना एमओए खत्म हो गया, यानी एमओए। एक बार ये एमओए पूरा रिवाइज करते हैं, फिर हम कंपनी के अगले डॉक्यूमेंट्स की ओर चलेंगे, जिसको तुषार कपूर की आवाज में कहते हैं क्या? एओआ। स्टार्ट करें कहानी को? आज जरा रिवीजन करते हैं जितना भी एमओए में पढ़ा हमने, और आप सबको जयकारे साथ साथ लगाने हैं। तो आ जाओ जरा। फिर इनका एक डाउट है, अब मैं एमओए से रिलेटेड डाउट ले पाऊंगा।
चलो पहले एमओए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एमओए की क्या पढ़ाई आपको, डेफिनेशन याद करने की कोशिश करेंगे। कह रहे पूरे कंपनी लॉ में कहां पर अगर कहीं पर भी कौन सा शब्द देखने को मिले तो आप बेहोश होकर गिर जाना, या उसका मीनिंग आपको पता है क्या? क्या बताओ? मेमोरेंडम मीन्स क्या? ऑफ अ कंपनी, जो क्या करा गया था ओरिजिनली फ्रेम या ऑल्टर्ड फ्रॉम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। फिर दूसरा हमने बात पढ़ी थी क्या, इंपॉर्टेंस। एमओए कितना इंपॉर्टेंट है? देखो एमओए कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज इट कंटेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कंपनी, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, चार्टर ऑफ द कंपनी। और सेकंड पॉइंट, एमओए क्या है? एज पर सेक्शन नंबर एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक वेदर ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी और नॉट कैन इंस्पेक्ट इट इन द ऑफिस ऑफ, दो बातें होगी थी। तीसरा, नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड विदाउट एमओए, बिना एमओए के कोई भी कंपनी बन ही नहीं सकती। समझ आया आपको? दो। फिर तीसरा, तो अगर बिना एमओए के कंपनी नहीं बन सकती तो क्या, अगर हमें एमओए नहीं बनाना आएगा तो क्या जिंदगी भर हम कंपनी नहीं बना पाएंगे? तो लॉ कहता है चल कोई ना, कल बैके रोई ना, हमने बने बनाए एमओए अवेलेबल है। कहां पर अवेलेबल है? अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। और कितने टेबल है? ABCDE। और ABCDE में सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर हैविंग शेयर कैपिटल। समझ आ गया आपको? अच्छा, आप इसको एज इट इज भी अडॉप्ट कर सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा, है ना। आपने कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बताओ? बेसिक रिक्वायरमेंट। एमओए की बेसिक रिक्वायरमेंट, एमओए प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड यानी नंबर कॉन्जिक्यूटिवली होने चाहिए, और साइन बाय मिनिमम सब्सक्राइबर। कम से कम कितने लोग साइन करें? पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। फिर हमने पढ़ा था फिफ्थ पैराग्राफ, मतलब फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट का नाम क्या था? कंटेंट या क्लॉजेस ऑफ एमओए क्या होते हैं? नो क्लास। नो क्लास में एन से नेम क्लॉज, ओ से ऑब्जेक्ट क्लॉज, सी से कैपिटल क्लॉज, एल से ए से, एस से। और बताओ अगर आप कौन सी कंपनी है तो फिर एक एक्स्ट्रा क्लॉज। और सभी एमओए में ये तो होने ही चाहिए, आप कुछ भी और ऐड, तो यानी इन क्लॉजेस को क्या कहा जाता था? कंपल्सरी क्लॉजेस। याद आ गया आपको? और अगला पॉइंट, कंपनी भी सब्सक्राइबर बन सकती है थ्रू इट्स एजेंट, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो नहीं बन सकता। अगर उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स साइन करते हैं तो हम सब्सक्राइबर मानेंगे किसको? छोटे बच्चे को या पेरेंट्स को ही? समझ आ रहा है आपको? और अगली बात, एमओए और एमओए के अंदर कोई भी ऐसी बात ना लिखी हो जो कंपनी एक्ट के खिलाफ हो, और अदर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऐसी बात ना लिखी हो जो एमओए और कंपनी एक्ट के क्या हो? खिलाफ। समझ आ रहा है आपको? एक इनका डाउट है बहुत देर से, अब वो डाउट लेते हैं। तो जैसे आपने हमें लॉ में बताता है कि एक एमओए हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर जैसे मुंबई में एक कंपनी रजिस्टर कराई तो उसका जो एमओए में दिल्ली में या कहीं भी देख सकता हूँ? हाँ हाँ, वो तो आप कहीं भी देख सकते हो। और इन फ्यूचर ऐसे भी सुनते हैं कि हमें एमओए इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन वेबसाइट एमसीए पर ही अवेलेबल है। एमसीए की वेबसाइट पर सभी कंपनी के एमओए अवेलेबल होता है। आपको कुछ फीस देकर आप वहीं पर इंस्पेक्शन, मतलब आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। और सिचुएशन क्लॉज में आपने वो स्टेट वाला पॉइंट था, तो कंप्लीट एड्रेस पे नहीं, मतलब ये रीजन है कि स्टेट में जैसे कभी भी आपको कोई भी रेज्यूमे चेंज करता है, वो रीजन है ना कोई और रीजन? नहीं, स्टेट ये रिक्वायरमेंट डालेगी क्योंकि कंप्लीट एड्रेस वगैरह जो है वो कंपनी की वेबसाइट पर होता है। आप वहाँ देख लो, हर चीज़ का होता है ना कि इसमें सिर्फ इतना बता दो काम चल जाएगा, तो इसलिए इसमें ये बोला गया स्टेट का नाम, ताकि बस ये पता चला है कि ये किस रजिस्ट्रार के अंडर आती है। समझ आ रहा है? हो गया बेटा डाउट क्लियर? चले फिर अगले डॉक्यूमेंट की ओर चलें। आजो जी आजो। अगले डॉक्यूमेंट का नाम है, आजो, गली नंबर 239 पर जब आप आओगे वहां एक हेडिंग पाओगे, क्या? आर्टिकल्स ऑफ क्या?
एसोसिएशन। करें बातें करें। Definition of article, section 2 clause 5. Definition of article, section 2 clause 5. पहला पॉइंट आपने बनाया डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, सेक्शन 2 क्लॉज 5 बना लिया, यहाँ तक सभी ने। ये लिखना जरा यार, ये फिर आपको कुछ जानी पहचानी सी लगेगी। आर्टिकल की डेफिनेशन लिख लो यार। आपको ये डेफिनेशन किसकी तरह लग रही है? बस मेमोरेंडम शब्द की जगह क्या यूज हो गया? आर्टिकल यूज हो गया। तो बताओ आर्टिकल मींस क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। लिख लिया आपने सभी ने आर्टिकल की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 5 हटा दो बेटा। ये सर जैसे एमओए में तो नो क्लास ये सब डिटेल होती है, एओए में क्या लिखा होता है? ये सवाल है। देखो एमओए में लिखा होता है हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में यही तो लिखा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, और एओए में लिखा होता है ये काम फिर कैसे कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? मैं ये कर सकता हूं, ये पता चल गया मुझे कहां से? एमओए से। अब इस काम को करना कैसे है वो कहां लिखा होता है? कंपनी के एओए में। यानी एओए में लिखा होता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कंपनी को मैनेज कैसे किया। समझ आ रहा है आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं एओए में क्या होता है, लिखो, सेकंड पॉइंट बनाओ। द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी कंटेन्स क्या? रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को मैनेज कैसे किया जाएगा, कंपनी को मैनेज कैसे किया जाएगा वो लिखा होता है कंपनी के एओए में। समझ आ रहा है आपको? बेसिकली हम क्या कर सकते हैं वो हमें पता चलता है एमओए से, और जब पता चल जाए कि हम क्या कर सकते हैं फिर उसका आपको कैसे करेंगे वो सब एओए में लिखा होता है। बोलो आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हुआ इसका? डेफिनेशन और इसमें लिखा क्या होता है वो समझ आ गया? ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है? एओए इज ऑल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एओए इज ऑल्सो क्या? पब्लिक डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन? 399। और जब मैं इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं इसका क्या मतलब हो गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते ही आपके हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया? एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक, एनी पर्सन फ्रॉम द whether he is a member or not can inspect it in the office of registrar। तो कह रहे एओए भी क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। यानी एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक whether he is a member of the company or not can inspect AOA in the office of registrar। Fourth point, it is the second most important document of the company। second most, तो first पे कौन है?
तो लिखो जरा, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द, ज्यादा पानी कम पानी, हाँ आज तो लेकिन बहुत ही ज्यादा, पता नहीं किसी ने लगता सॉन्ग गाया है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हूँ, आज पता नहीं किसी ने ऐसा कोई गाना वाना गाया है, तभी तो सुबह से देखो। ये कंपनी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना। चलो अगला पॉइंट बताते हैं, इट इज सबऑर्डिनेट टू द एमओए, इट इज सबऑर्डिनेट टू द क्या, एमओए, इट इज सबऑर्डिनेट टू द एमओए। 5 बातें समझ आ गई। 6th बात करते हैं, सर अगर हमें एओए भी बनाना ना आता हो फिर, वो भी बने बनाए अवेलेबल है। कहां पर, शेड्यूल 1 में। तो ABCDE में क्या थे, एमओए, आगे FGHI बात, अगले 5 क्या है, एओए FG, है ना। वो सारे क्या दे रखे हैं, वो कौन कौन से आपको मैं दिखा देता हूं, आप आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नोट कर लो। फॉर्म्स ऑफ एओए, पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा, 6th। फॉर्म्स ऑफ एओए या मॉडल आर्टिकल्स भी इन्हें कह सकते हैं। बने बनाए एओए भी अवेलेबल हैं, FGHI बात, कर लो नोट। कर लिए सभी ने नोट, बहुत ही आसान है। देखो आपको याद करा दूं, अगर आपको याद हो एमओए में आपने पहले पढ़े थे नॉट हैविंग, इसमें आपको पढ़ने हैं पहले हैविंग फिर नॉट हैविंग, देखो याद हो जाएगा। वहां क्या होता था एमओए में, पहला टेबल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इधर भी यही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा दूसरा वहां क्या होता था, है गारंटी कंपनी नॉट हैविंग, लेकिन यहां पहले क्या चलेगा, गारंटी कंपनी, और फिर बाद में क्या आएगा, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग, और फिर ये वहां क्या आता था, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग, यहां क्या आएगा, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग, और फिर क्या आएगा, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग। तो वहां पहले नॉट हैविंग चलता था, यहां पर पहले हैविंग चलता है। आपको याद हो गया, अभी आप सुना रहे हैं मेरे को। पहला बताओ किसका होगा, एओए, कंपनी लिमिटेड बाय, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर अनलिमिटेड कंपनी। याद हो गए या नहीं, ठीक है ना। तो ना साइड में लिख लो, एमओए में, अगली बारी घर बैठे बैठे भी तभी याद आएगा, एमओए में पहले नॉट हैविंग, एमओए में पहले नॉट हैविंग, फिर हैविंग, और एओए में पहले हैविंग फिर नॉट हैविंग। याद हो जाएगा आपको इससे, फर्क समझ आ रहा है। उसमें पहले क्या चलता है, नॉट हैविंग और फिर हैविंग, और इसमें पहले क्या चलता है, हैविंग फिर नॉट हैविंग। तो आओ जरा एमओए के भी टेबल याद कर लेते हैं, एओए के भी देखो याद हो गया आपको। चलो टेबल ए किसका है, एमओए के लिए बोलना पड़ेगा। एमओए के लिए पहले 5 टेबल, बताओ क्या हो गए, कंपनी, अच्छा बी कौन सा होगा, लिमिटेड बाय गारंटी, फिर लिमिटेड बाय गारंटी, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर अनलिमिटेड कंपनी। एमओए तो याद हो गया। अब एओए करते हैं, एओए में पहला, दूसरा गारंटी कंपनी हैविंग, फिर अगला, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर अनलिमिटेड कंपनी।
टेबल्स तो आपको याद ही हो गए। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है। चलो एक पहले नॉर्मल आपके घर की बात करते हैं, आपके घर की बात करते हैं। देखो ये आपका घर है, ठीक है, इसके मेन गेट पर और घर के गेट पर आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं लॉक लगा के जाते हैं, और इसके अंदर घर की तिजोरी है। बताओ घर में और भी सामान पड़ा है पर एक्स्ट्रा ताला आप किस पे लगाते हो? घर की सेफ जो है तिजोरी है उस पे एक्स्ट्रा ताला लगाते हो या नहीं? क्यों लगाते हो भाई? सारा सामान भी तो पड़ा है, किचन में भी तो सामान पड़ा है, समझ आ रहा है, बेडरूम में भी सामान पड़ा है, हर जगह सामान पड़ा है, पर फिर भी आप एक एक्स्ट्रा ताला लगाते हो। किधर? जो आपकी घर की तिजोरी है, लॉकर है, जो सेफ है उसमें, समझ आ रहा है, ताकि ये सेफ रहे। सिमिलरली कंपनी के एओए में क्या लिखे होते हैं? बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, सो ऑन। समझ आ रहा है आपको? तो आपको पता है आप कंपनी का कोई भी रूल्स चेंज कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर याद है कितने % लोगों की हाँ चाहिए? 75% और समझ आ रहा है आपको? तो यानी अगर वैसे तो आपको कोई भी रूल चेंज करना है तो आप एसआर पास करके वो रूल को क्या कर सकते हो? चेंज। लेकिन कई बार हम क्या चाहते हैं यार, ये रूल को चेंज करना इतना आसान ना हो, तो पर्टिकुलर किसी भी रूल पर आप क्या लगा देते हो? एक एक्स्ट्रा ताला लगा देते हो, और ये ताले की वजह से बताओ इस रूल को चेंज करना और क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है आपको? तो बताओ बेटा, इस ताले को कहते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जैसे नॉर्मल रूल चेंज करना है तो कितने % पे चेंज हो जाता है? लेकिन आपने रूल 3 के लिए बोला 75% से ज्यादा वाला कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो कितनी लगा दी? मान लेते हैं 75 से ऊपर से लेकर 100 तक के लिए आपने कोई लगा दी कि भाई ये वाला रूल तब चेंज होगा जब 90% लोग मान जाएंगे। बाकी सारे रूल को चेंज करने के लिए आपको क्या पास करना होता है? एसआर। लेकिन ये रूल को चेंज करने के लिए आपने क्या कर दिया? एसआर से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर दिया। तो अगर आप किसी रूल को चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा ताला लगा देते हो, उसको हम कहते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, कि भाई ये रूल ना इतनी आसानी से चेंज ना हो। 90%, 100% आपने कुछ भी लगा दिया, 80%, मतलब इससे टफ कर दिया इसको चेंज करने को। तो हम कहेंगे यार आपने अपने एओए में क्या इंक्लूड कर लिया है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। तो लिखो जरा, क्या लिखोगे? एओए may contain certain entrenchment मतलब to protect something, provisions. The AOA may contains provisions for entrenchment, और entrenchment वर्ड को अंडरलाइन करके नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिखो, to protect something. एंट्रेंचमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग, मतलब आप उस चीज के लिए एक्स्ट्रा लेयर बना रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से बताओ, वैसे तो एओए का कोई भी रूल अगर आपको चेंज करना है तो क्या पास करना होता है? आन दो क्या? पर यहां आप क्या कह रहे हो भाई? एसआर से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन लगाएंगे। देखो, टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल मे बी ऑल्टर्ड only if the condition or procedure as are more restrictive than those applicable in SR are met out or compliant। मतलब अगर आप SR से भी ज्यादा वाली restrictions को पूरा कर देंगे तो ही आप इस रूल को चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज इस रूल को चेंज करना अलाउड है। तो लिखो जरा, वैसे तो ऐसे ही लिखना आपको, वैसे तो लिखते जाओ, इंग्लिश में लिखते जाओ, मैसेज फॉर्म में जैसे आप लिखते हो ना, लिखो वैसे तो एओए के
कोई भी रूल्स को, वैसे तो एओए के कोई भी रूल को अगर हमें चेंज करना है, वैसे तो एओए के कोई भी रूल्स को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास पर कुछ रूल्स के लिए हम ये चाहते हैं, कि इन्हें चेंज करना इतना आसान ना हो, पर कुछ रूल्स के लिए हम ये चाहते हैं कि इन्हें चेंज करना इतना आसान ना हो, कॉमा इन दैट केस तो हम एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस कहाँ जाते हैं, दोबारा डिक्टेट करते हैं। एक बार डिक्टेट करो, कहाँ तक हो गया? नहीं चाहते हैं, नहीं, आप स्टार्टिंग से आप भी वही चाहते हैं। एक मिनट गुस्सा नहीं, अब एक बच्चा बोल रहा है, आप सारे सुन लो। अगर आपका बीच में कोई मिस हो गया है तो फिर हम देख लेंगे और उसके आगे कंटिन्यू। बेटा आप आराम से बोलना। वैसे तो एओए का कोई भी रूल को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें एसआर पास करना होता है, पर कुछ रूल्स के लिए हम ये चाहते हैं इनको चेंज करना इतना आसान ना हो, तो उसके एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। अभी आपने इतना ही बोला। ठीक है, तो उस केस में हम एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं विच इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एसआर, which is more restrictive than SR. एग्जाम्पल, 90% मेंबर्स मान जाएंगे तो ही चेंज करेंगे। एग्जाम्पल, 90% मेंबर्स मान जाएंगे, 90% मेंबर्स अगर मान जाएंगे तो ही इस रूल को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। 90% मेंबर अगर मान जाएंगे तो ही इस रूल को चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझ आ गया आपको? बेसिकली आपने ना, आप चाहते हो इस रूल पर एक एक्स्ट्रा ताला लगा दो बस। तो अब बताओ बेटा, सभी रूल को चेंज करने के लिए 75%, बस इस रूल को चेंज करने के लिए मोर देन 75% हाँ चाहिए। अरे यार, लोगों की जिंदगी बीत जाती है एक हाँ बुलवाने के लिए। समझ आ रहा है आपको? यहां तो कितने लोगों से हाँ बुलवानी है? 75% से हाँ बुलवानी पहले ही मुश्किल था, हमने और मुश्किल कर दिया। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब जरा सुनना, अगला पॉइंट बनाना। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? लिखो, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। Manner of inclusion of entrenchment provisions. Manner of inclusion of entrenchment provisions. करें बात? बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप दो झूले लटकाओ। आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब कब इंक्लूड कर सकते हो? तो पहला सवाल आया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी जिस समय कंपनी बन रही थी उस समय आप रजिस्ट्रार के पास एओए लेकर गए होंगे थे, उसी समय ही आपने एओए में इंक्लूड करे हुए हैं कुछ क्या? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो यानी पहला झूले पे आप लिखेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी जिस समय कंपनी क्या हो रही थी?
इनकॉर्पोरेट, आप उस समय भी अपने एओए में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब एक्स्ट्रा ताला लगा सकते हो। बेसिकली इसका मतलब बताऊं क्या हुआ, आप कब कब एक्स्ट्रा ताला लगा सकते हो, कब कब लगा सकते हो? पहला केस, जिस समय कंपनी बन रही थी आप उस समय भी किसी रूल पर एक्स्ट्रा ताला, समझ आ रहा है आपको? यानी बेसिकली सभी रूल के लिए एक ताला है। बताओ, सभी रूल के लिए एक ताला है तो इसके लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा ताला। समझ आ रहा है आपको? सभी के लिए 75%, लेकिन इसका 75% से भी पहले एक और ताला खोलना पड़ेगा, फिर जाकर ये 75% वाला ताला खुलेगा। समझ आ रहा है आपको? तो आप कब कब इंक्लूड कर सकते हो? पहला आपने क्या लिखा, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर आप आफ्टर इनकॉर्पोरेशन किसी भी रूल पर एक्स्ट्रा ताला लगाना चाहते हो, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर आप किसी भी रूल पर एक्स्ट्रा ताला लगाना चाहते हो तो कब लगा पाओगे? अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपके यहां पर एसआर पास हो जाए, फिर आप किसी भी रूल पर क्या लगा सकते हो, एक्स्ट्रा ताला। और अगर आप प्राइवेट कंपनी है इफ ऑल द मेंबर्स हैव एग्रीड, अगर आपके सारे मेंबर मान जाए तो आप एक्स्ट्रा ताला लगा सकते हो। और अब जब एक्स्ट्रा ताला लग गया है तो खुलने में क्या लगेगा, एसआर से ज्यादा। देखो दो चीजें आप पहले एक बार नोट करो, आपको समझाऊंगा। ये क्या है, आप एक्स्ट्रा ताला कब कब लगा सकते हो? कंपनी बनाते वक्त भी लगा सकते हो, लेकिन कंपनी बनने के बाद भी। अब कंपनी बन गई, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा ताला लगाना चाहते हो तो पब्लिक कंपनी में कब लगा पाओगे, और प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर मान गए। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा ताला लगा दिया, अब ये खुलेगा कब, जब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी। मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा ताला कब कब लगा सकते हो? एओ के अंदर रूल्स पर कभी भी एक्स्ट्रा ताला कब कब लग सकता है? कंपनी बनते वक्त भी लगा सकते हो, और कंपनी बनने के बाद आप कब लगा पाओगे? अगर पब्लिक कंपनी में एसआर पास हो जाएगी, हाँ लगा लो, फिर आप लगा पाओगे। समझ आ रहा है आपको? और प्राइवेट कंपनी में जब सारे मेंबर्स इस बात के लिए क्या हो जाए, एग्री हो जाए कि इस रूल पे एक्स्ट्रा ताला लगा दो, तो अब आपने एक्स्ट्रा ताला लगा दिया, अब ये खुलेगा कैसे, 75% पर या उससे ज्यादा पर? समझ आ रहा है आपको? एक्स्ट्रा ताला कब लगाने देंगे, जब ये सब हो जाएगा। समझ आ गया आपको बात? पक्का? अच्छा, अगला पॉइंट ये लिखो। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा ये? वेयर द आर्टिकल कंटेन्स प्रोविजंस फॉर क्या, एंट्रेंचमेंट। अगर आपके एओए में क्या है, एक्स्ट्रा ताला है, चाहे कब है, कंपनी बनाते वक्त या कंपनी बनने के बाद, इसके बारे में आपको किसको बताना है, रजिस्ट्रार को। शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार, ये नोट करेंगे आप। यानी अगर आपके एओए में किसी भी चीज पर क्या लगा हुआ है, एक्स्ट्रा ताला, या अभी अभी आपने क्या लगाया, एक्स्ट्रा ताला, तो इसके बारे में आपको रजिस्ट्रार को हमेशा बताना है। इसके बारे में आपको रजिस्ट्रार को हमेशा बताना है। क्या ये पॉइंट समझ आना है? अभी अभी मैंने एक बात सुनी एमओए और एओए को करते हुए। बताऊं क्या कह रहे थे वो बैठ के, समुंदर के किनारे बैठ के, कि अब हमारे में वो वाली पहले जैसी बात नहीं रही, अब हमारे में बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो अब आप सबका मन करेगा इनके बीच में डिफरेंसेस क्यों आ गए, तो आओ जरा हेडिंग बनाएं, डिफरेंस बिटवीन क्या, एमओए एंड एओए। बना रहे हैं आप सब? डिफरेंस बिटवीन एमओए और एओए आपस में बातें कर रहे हैं, यार अब हमारे में बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तो फिर एज ए जनता हमारा मन है हम जाने
क्या क्या डिफरेंसेस आए थे जो इनका रिश्ता बन नहीं पाया। समझ आ रहा है? तो 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहले कॉलम का नाम आप रखेंगे क्या? बेसिस। दूसरे कॉलम का नाम आप रखेंगे मोए मोए, और तीसरा तुषार कपूर की आवाज में ए हुआ। अच्छा, पहला ऑब्जेक्टिव। हम एमओए क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चल पाए कि हम क्या कर सकते हैं। और एओए क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चल पाए वो काम हम। समझा रहा आपको? इससे हमें पता चलते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, और इससे हमें पता चलते हैं हाउ दीज objectives can be achieved। इससे हमें पता चलते हैं एमओए से हम क्या कर सकते हैं, और एओए से हमें पता चलते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड बेसिस की, जिसका नाम है रिलेशनशिप। सेकंड बात जिसका नाम क्या है? रिलेशनशिप। देखो, एमओए की वजह से कंपनी का रिश्ता आउटसाइडर के साथ जुड़ता है। कंपनी रिलेशन किसके साथ बनता है? आउटसाइडर के साथ। लेकिन एओए की वजह से कंपनी का रिश्ता किसके साथ जुड़ता है? यानी एओए डिफाइन करता है कंपनी का रिश्ता उसके मालिकों के साथ कैसा रहेगा। ऑल्ट्रेशन। ओहो ओहो ओहो, वाह वाह, गुस्सा कितना है। ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस। देखो, अगर आपको एमओए में चेंजेस करने हैं ना, तो आपको परमिशन चाहिए होती है। किस किस की परमिशन चाहिए होती है? कुछ केसेस में रीजनल डायरेक्टर की, और कुछ केसेस में ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब याद है? एनसीएलटी। और यहां तो बताओ क्या पास करना होता होगा? एसआर पास। एओए में अगर चेंज करना चाहते हो तो क्या करना होगा? एसआर पास। अच्छा, फोर्थ बेसिस में लिख रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अल्ट्रा वायरस। नेक्स्ट क्लास में ना हम एक टॉपिक कवर करेंगे, ये देखो, अल्ट्रा वायरस। तो ये उसके बाद हम डिफरेंस लिखेंगे। पहले बताओ, अब इतना समझ आ गया? पक्का? अच्छा, चलो मैं आपको इसके बेसिस पे कुछ गिफ्ट देता हूँ। एक चीज और देख लेते, रुको 1 सेकंड, रुको 1 मिनट लगेगा, बस एक चीज याद कर लो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क में दे पाऊंगा। आप ऐसा करो, गली नंबर 234 पर आ जाओ। गली नंबर 234 पर 1 मिनट के लिए आ जाओ, फिर मैं आपको गिफ्ट भी दे दूंगा। 4 डिफरेंसेस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना, वो एक टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आप लिख पाएंगे। इसके लिए अभी ना मैं आपको सेक्शन क्या करा देता हूं, 10 इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। इसके लिए मैंने आपको कौन से पेज पे बुलाया? 234 पर। एक बार आना आगे। फिर मैं आपको ना क्वेश्चन पूछूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आईसीआई ने उसको एग्जाम में भी पूछा हुआ है। एमओए और एओए का इफेक्ट देखो। कंपनी अपने मेंबर के लिए, कंपनी अपने मेंबर्स के लिए लायबल होती है, और मेंबर्स अपनी कंपनी के लिए लायबल होते हैं। लेकिन मेंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए लायबल और कंपनी आउटसाइडर के लिए भी लायबल नहीं होती। लिख लो फटाफट से। कंपनी अपने मेंबर के लिए लायबल होती है, मेंबर अपनी कंपनी के लिए लायबल होते हैं, पर मेंबर आपस में एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होते, और कंपनी आउटसाइडर के लिए भी लायबल नहीं होती।
एक क्वेश्चन है, एक कंपनी के एओए में ये लिखा हुआ था, ध्यान देना, एक कंपनी के एओए में ये लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी में मिस्टर एक्स जो हैं, जिस समय कंपनी बन रही थी ना, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी में जो मिस्टर एक्स है ना, वो ही लीगल ऑफिसर रहेंगे 2027 तक, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। ये हमने एओए में लिख दिया, ध्यान देना। कंपनी बन रही है 2025 में, और हमने ये बोल दिया कि अगले 2 साल तक मिस्टर एक्स ही हमारे लीगल ऑफिसर रहेंगे। कंपनी बन गई। कंपनी ने 2026 में मिस्टर एक्स को निकाल दिया। मिस्टर एक्स चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि तुम मुझे निकाल ही नहीं सकते। उसने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कंपनी मिस्टर एक्स को निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती? दोनों रिस्पॉन्स आए हैं। ये कैसे निकाल सकती है? नहीं, कई बच्चों ने तो ऐसे कहना निकाल सकती है, मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती? मार तो तुक्का ही रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना बेटा, कंपनी उन्हें निकाल सकती है। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। आज आपको थोड़ा सा गिफ्ट दे देते हैं। अब आप इतनी दूर से आए हो, बरसों रे मेगा मेगा करते करते, आपका भी दिल नहीं लगेगा। आए भी हैं और होमवर्क भी नहीं दिया है। बेटा मैं आपको नाराज कैसे कर सकता हूँ, आप बताओ। आज मिलेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ही होमवर्क में, ज़्यादा नहीं मिलने वाले, क्योंकि सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे होमवर्क में, क्योंकि आज जो पढ़ा है वो बेस बन जाएगा नेक्स्ट क्लास का। क्वेश्चन नंबर 39, चलो बस यही देख लेना, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेना, बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, ओके।